नमस्कार, सवाल इंडिया का मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। मेरा नाम है अंकित त्यागी। बिहार में क्योंकि इस साल के अंदर अब एक ही चुनाव बचा है, वो है बिहार का, तो उसको देखते हुए राजनीतिक हलचल जो है वो बढ़ती जा रही है। महागठबंधन ने बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं और इसी सिलसिले में आज दिल्ली में तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक की। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री के चेहरे के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा, हम लोग आपस में बैठकर तय कर लेंगे। महागठबंधन की अगली बैठक पटना में 17 तारीख को होनी है। देखने वाली बात यह है कि पहली बार बिना लालू प्रसाद के कांग्रेस से डील तेजस्वी यादव खुद कर रहे हैं। कितनी सीट अब उनके पाले में आती हैं, कितनी कांग्रेस को दी जाती है, यह सब एक अहम मुद्दा होगा। हालांकि तेजस्वी ने आज की बैठक को सकारात्मक बताया। इन सबके बीच महागठबंधन खेमे में एक नई एंट्री भी हुई है। एनडीए में चिराग पासवान को ज्यादा तरजीह देने से नाराज आरएलजेपी के अध्यक्ष पशुपति पारस अब महागठबंधन के साथ आ गए हैं। हम सब लोगों की बैठक हुई है और काफी पॉजिटिव बातचीत हुई है और काफी पॉजिटिव बातचीत हुई है और हम सब लोग 17 तारीख को भी जो है अदर अलायंस पार्टनर के साथ जो लेफ्ट पार्टी है, वीआईपी पार्टी है, कांग्रेस और आरजेडी, पटना में भी हम लोग बैठेंगे। हम लोगों की पूरी तैयारी है और हम लोगों का पूरा मजबूती के साथ बिहार को आगे ले जाने का संकल्प है। अरे नीतीश जी तो हाईजैक हो रखे हैं। वो अमित शाह जी कितने बार बोलते रहे हैं कि बस उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के बाद ये नहीं बोला कि मुख्यमंत्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। देखिए, जनता मालिक है, जनता पे आप छोड़िए, लेकिन ये तय है कि एनडीए की सरकार बिहार में बनने नहीं जा रही है। देखिए, ऐसा है कि जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग अलग अलग तिथि पर बैठ के, चूंकि हम लोग 5 पार्टनर हैं, उस पर हम लोग सारे पॉइंट पर विमर्श किए हैं और उस पॉइंट पर टाइम टू टाइम बैठेंगे और बैठने के बाद जैसे जैसे निर्णय होगा हम लोग आगे बढ़ेंगे। महागठबंधन की इस बैठक पर बीजेपी और जेडीयू से भी बयानबाजी जबरदस्त हुई है। सबसे पहले नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने क्या कहा, आपको वो सुनवाते हैं। अमित शाह अंकल आए, उन्होंने भी कहा कि पिताजी ही रहेंगे सीएम फेस। फिर सम्राट चौधरी जी भी ने कहा कि वो तो 15 साल हमारे साथ हैं, तो पिताजी के नेतृत्व में लड़े, चुनाव जीते हैं और विकास का काम जारी रखे। कांग्रेस और आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने अभी लालू जी के विश्वस्त अखिलेश प्रताप सिंह जो अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उनको बदला है और अब कांग्रेस पार्टी अपना खोया हुआ स्थान प्राप्त करना चाहती है, जो आरजेडी को कमजोर करके ही साबित हो सकता है। महागठबंधन में नेतृत्व के सवाल पे किसी की भी नीयत साफ नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल का दबाव है तेजस्वी को अगले मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करने के लिए, और कांग्रेस भ्रष्टाचार के युवराज को नहीं ढोना चाहती है। राष्ट्रीय जनता दल का भ्रष्टाचार शायद कांग्रेस के लिए अब एक लायबिलिटी बन गया है। कांग्रेस को पहली बार खुद से बड़े भ्रष्टाचारी मिल गए हैं। ये सब सिर्फ और सिर्फ दबाव की राजनीति है। महागठबंधन में एक दूसरे को ठगने की राजनीति है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बैठक राष्ट्रीय जनता दल पे साइकोलॉजिकल दबाव बनाने का एक हिस्सा है। हर पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को दूसरे खेमे में क्या दिक्कतें हैं वो जरूर दिखती हैं। उनको सब पता होता है कि वहां कैसी परेशानियां चल रही हैं, लेकिन बिहार का चुनाव दिलचस्प होने वाला है। इस वक्त हमारे साथ अरविंद निषाद साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू के, और हमारे साथ सुबोध मेहता साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी के। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मेहता साहब आपसे ही पूछता हूँ, सुबोध जी, क्या ये जो मुख्यमंत्री के पद को लेकर कुछ असमंजस है क्या? सीटों पर तो चलिए अभी धीरे धीरे बात खुलती जाएगी, ये समझ में आएगा, लेकिन तेजस्वी जी के अलावा भी कोई महागठबंधन में दावेदार हैं क्या? अंकित, देखिए, लगातार हम लोग दशकों से एक साथ इलेक्शन बिहार में लड़े और मुख्यमंत्री का कैंडिडेट कौन है ये जग जाहिर था। तेजस्वी प्रसाद यादव जी आम आवाम बिहार के जनमानस के नेता हैं
2015 में भी सबसे बड़ी पार्टी निकल कर आए। 2020 में भी हम लोग मुख्यमंत्री जनता ने चुन लिया था, लेकिन पॉलिटिकल हर्डल से और ब्यूरोक्रेटिक कमिटमेंट के साथ नीतीश कुमार जी फिर से सत्ता में आ गए और हमारे कैंडिडेट को मात्र 12,000 वोट कमाया और 8-10 जगह तो ऐसे थे जहां पे 12 और 25 और 50 से वोट से हम लोग हारे थे। तो जनता ने तो मुख्यमंत्री बना दिया था। जहां तक बात रही 2025 की, तो राहुल गांधी हो या लालू जी या तेजस्वी जी हो, लक्ष्य एक है और वो लक्ष्य ये है कि 20 साल की कुशासनी सरकार जो बिहार में चल रही है, जी लेड बाय नीतीश कुमार जी, पहला लक्ष्य है कि नीतीश कुमार जी को उखाड़ कर फेंके। सर, ये जो जनता ने आपने मुझे पूरा मुख्यमंत्री बायोडाटा बताया तेजस्वी जी का और आरजेडी का, ये क्या कांग्रेस को अभी तक गले नहीं उतरे? क्योंकि जाहिर सी बात है, इसीलिए मैंने वो सवाल पूछा जिसका आपने मुझे जवाब नहीं दिया कि क्या महागठबंधन में अभी भी इस बात को लेकर असमंजस है कि मुख्यमंत्री पद का कौन दावेदार होगा, या ये जगह इसलिए छोड़ी जा रही है कि नीतीश जी का कुछ पता नहीं कब आपको उनकी जरूरत पड़ जाए? देखिए अंकित जी, इसीलिए हमने आपको बायोडाटा बताया कि पीछे भी तेजस्वी जी मुख्यमंत्री थे और आगे भी तेजस्वी जी मुख्यमंत्री रहेंगे। और तेजस्वी जी ने तो, जनता ने तो मान लिया है तेजस्वी जी का को मुख्यमंत्री। जनता के मुख्यमंत्री तो तेजस्वी जी हैं। ठीक है। हाँ, जहां तक बात रही कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी जो है लगातार ग्राउंड पे मेहनत कर रही है, पार्टी संगठन मजबूत करने में लगी हुई है। हमारे साथी हैं वो, और जब 6-7 महीने बाद जब इलेक्शन होगा तो हम लोग दोनों तारतम्य बनाकर एक दूसरे को मदद कर चलिए। कर, अगर एक साथी मजबूत रहेगा तभी जाकर ये होगा। तो बिल्कुल सही हमारा बात है, पहला क्योंकि पिछली निशाना बार जो कांग्रेस है की कमजोरी नहीं, शायद तेजस्वी यादव और आरजेडी को मुख्यमंत्री पद की जो कुर्सी थी वहां तक पहुंचने में रोक दिया था। लेकिन अरविंद निषाद साहब, एक तरफ जहां पर कम से कम दिख रहा है कि जो महागठबंधन है इस बार बिल्कुल अंत तक नहीं छोड़ रहा है, पहले से तैयारी कर रहा है, मीटिंगें हो रही हैं, उनके नेता आपस में बातचीत कर रहे हैं, एक समन्वय दिखाई पड़ रहा है। एनडीए में सर क्या हो रहा है? हर कोई कह रहा है कि वहां पर चिराग पासवान साहब की पार्टी के लोग दावा कर रहे हैं कि हमको मिलने वाली है 40 सीट। आज जितिन राम मांझी साहब कह रहे हैं कि हमारे 20 विधायक जीतेंगे तभी बात बनेगी, हमको भी 40 सीट चाहिए। तो मामला उस तरफ जहां बातचीत है, आपकी तरफ भी थोड़ा खिचड़ी पकी हुई लगाई पड़ रही है। देखिए, महागठबंधन में नेताओं के स्तर पर गठबंधन में बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए बैठक हो रही है, जिसका फलाफल यह है कि बिहार में कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी के चेहरा बनने के लिए आतुर हैं और कन्हैया कुमार बिहार में एनडीए, बिहार में महागठबंधन के नेता कौन होगा, इस पर बार बार मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछा, उस पर उत्तर नहीं देते हैं। उन्हीं के कार्यक्रम में सचिन पायलट जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है, वो आकर के पटना में कहते हैं कि महागठबंधन का चेहरा चुनाव के बाद तय होगा। तो ये अकुलाहट, बौखलाहट और हड़बड़ाहट में आज यह बैठक तय की गई है और 17 तारीख को पटना में बैठक होना इनका तय हुआ है। पर निषाद साहब, महागठबंधन में क्या हो रहा है इसकी तो आपने पूरी चर्चा बता दी, एनडीए में क्या होगा सर थोड़ा सा उसका भी बता दीजिए, क्योंकि एक तरफ सुन लीजिए, एक तरफ आप और निशांत साहब बिल्कुल पक्के में तैयार खड़े हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे दोबारा से नीतीश कुमार साहब। ना तो बीजेपी की तरफ से इसके ऊपर कोई तस्दीक की गई है, ना ही आपके किसी और पार्टनर की तरफ से इस पे कोई तस्दीक की गई है। तो क्या सिर्फ जेडीयू ही मान के बैठी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे? देखिए, हमारे यहाँ एनडीए में बिहार में 5 दल शामिल है और पांडव के रूप में स्थापित है, और इन्हीं पांडव पूरे बिहार के सभी जिलों में जाकर के एनडीए जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं, जिसमें सभी दल के प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, और वह नेता जाकर के जिलों में यह कह रहे हैं कि 2025 फिर से नीतीश और 25 से 30 नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बननी है। एक सेकंड में आपको यहां पर रोक रहा हूं, एक सेकंड आपको यहां पर रोक रहा हूं। हमारे साथ इस वक्त पशुपति पारस साहब जुड़ रहे हैं, पूर्व केंद्र मंत्री रहे हैं, एनडीए में एक जमाने में बड़े महत्वपूर्ण घटक दल के तौर पर इनकी पार्टी और पशुपति पारस साहब को देखा जाता था, फिर समय ने एक बार करवट बदली और अब इस वक्त एनडीए के बाहर दिखाई पड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो क्योंकि एनडीए में आपको कोई पूछ नहीं रहा, तो महागठबंधन में आपका जो रास्ता है वो तय हो गया है? नहीं, ऐसा है कि मैं 2014 से लेके और टिल लोकसभा के चुनाव के 6 महीना तक मैं एनडीए गठबंधन का
ईमानदार सहयोगी था और बिना किसी भी कारण के, बिना किसी भी वजह करके जब लोकसभा का चुनाव आया तो हमारे दल में 5 सांसद थे, पांचों सांसद का सब टिकट काट दिया गया। तो मैं तो इस बात को समझता हूं कि हमारी पार्टी दलित की पार्टी है और दलित की पार्टी होने के नाते हमारे दल के सभी उम्मीदवारों का टिकट काटा। फिर भी जी, देश की आवाज़ है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरा देश में एनडीए की सरकार बननी चाहिए और हम लोगों ने पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को हम लोगों ने साथ दिया। इवन कि जहाँ तक माननीय प्रधानमंत्री जी का जिला था, चुनावी क्षेत्र था, वहाँ मैं बनारस में उनके नामांकन में भी गया में भी गया। जहाँ जहाँ कहीं भी प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम हुआ या माननीय गृह मंत्री जी का प्रोग्राम हुआ और जहाँ भी मुझको कहा गया मैं सभी जगह गया। चुनाव रिजल्ट के 6 महीना के बाद जब हमारी कोई पूछ नहीं हुई और बिहार में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दिलीप जायसवाल जी और जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष श्री कुशवाहा जी ने बयान दिया कि बिहार में एनडीए गठबंधन में 5 ही घटक दल है, जिसको इन्होंने 5 पांडव की संज्ञा दी जी। तो हमारी मजबूरी हुई। मैं तो ईमानदार सहयोगी था, तो लेकिन सर, हमारी मजबूरी हुई आपने क्योंकि इतनी हम भी मेहनत पार्टी की, आप चलाते बता रहे हैं। हैं कि कैसे आप प्रधानमंत्री जी के वाराणसी भी गए, उनके नामांकन में आप पूरी अपनी तरफ से कोशिश करते रहे, तो क्या ठगा महसूस कर रहे हैं आप? आपका इस्तेमाल किया गया और फिर छोड़ दिया गया? लेकिन इसमें किसी बिचौलिए का हाथ हुआ और गलत रिपोर्ट मंगा करके कि हमारी पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है और इसीलिए हमारे 5 सांसद का टिकट काट दिया गया। जबकि एक से बात जान लीजिए भाई साहब कि मैं देश का पहला सांसद था कि माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर मैंने कहा कि ईश्वर को किसी ने देखा नहीं है, 1 अरब 40 करोड़ की आबादी इस देश में और सभी के हितैषी माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और प्रधानमंत्री जी हम लोगों के लिए, दलित के लिए, शोषित के लिए, पिछड़ों के लिए भगवान के रूप में हैं। मैं इतनी तारीफ करता था एनडीए गठबंधन में रह करके माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, फिर भी मेरे साथ में नाइंसाफ़ी हुआ। चूँकि हमारी पार्टी दलित की पार्टी थी और मैं खुद स्वयं दलित हूँ, इसलिए हमारे टिकट को बिना किसी कारण का काट दिया गया। नहीं, तो आपने इतनी प्रधानमंत्री जी की तारीफ भी करी, इस समय आप तारीफ करेंगे तो हो सकता है आपके घटक दलों को समझ में ना आए वो बात, क्योंकि अब आप महागठबंधन में हैं। तो आपको लगा कि आपका इस्तेमाल कर दिया गया, फिर आपको छोड़ दिया गया? जब आपकी जरूरत थी चिराग पासवान के खिलाफ तो आपको इस्तेमाल किया गया और उसके बाद आपको छोड़ दिया गया। हमारी पार्टी के साथ नाइंसाफ़ी हुआ, इसलिए कल हमने पूरे बिहार के लोगों के बैठक बुलाई थी, एक रैली बनाई थी हम लोगों ने। उस रैली में काफ़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग आए और पार्टी का प्रेशर था, तो हम लोगों ने कल विधिवत पार्टी की राय लेकर के घोषणा किया कि अब मैं आज के तारीख से मैं एनडीए गठबंधन से नाता अपना तोड़ रहा हूँ और हम अपनी पार्टी के संगठन पूरे बिहार में 38 जिला है, अभी तक हम 22 जिला का भ्रमण किए हैं, 16 जिला बचा हुआ। अगस्त तक हम अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे, पार्टी की सदस्यता अभियान को चलाएंगे। हमारा जो शोषित वर्ग है, जो दलित वर्ग है, उसके उत्थान की हम बात करेंगे। चूँकि बिहार में आए दिन दलितों पर काफ़ी अत्याचार हो रहा है। आपने देखा होगा कि 14 मार्च को, जिस दिन होली का दिन था, एक कोमल पासवान की नाम की लड़की थी जो होली खेल रही थी, उसको लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो जिलाध्यक्ष है मनोज सिंह, उसके सुपुत्र ने दारू पी करके उस लड़की की हत्या कर दी थी। उसके शरीर पर गाड़ी चला दिया और उसकी स्पॉट मृत्यु हो गई जी। फिर भी लोक जनशक्ति पार्टी के ट्विटर से आया कि ये हत्या नहीं है, ये रोड एक्सीडेंट है। ये तो भाई बड़ा दुर्भाग्य की बात है जो अपने को दलित का सबसे बड़ा नेता मानता है जी। तो मैं दलित की हत्या होती है, उस पर भी अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर जिस गठबंधन को आपने इतना समय दिया, जिस गठबंधन के लिए अभी भी आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी के लिए आपने इतनी तारीफ की, उस गठबंधन में ही अगर आपकी पूछ नहीं है तो महागठबंधन से आप क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? क्या मिलने वाला है आपको वहां? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है।
दिन होता है तो रात भी होता है, रात होता है तो दिन भी होता है। और सभी के सभी लोग नाइंसाफ़ करेंगे, सभी पार्टियां नाइंसाफ़ करेंगी तो देश चलेगा? देश नहीं चलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि हम अपने कर्म पर विश्वास करते हैं भाई साहब। आप देखिए, मैं 20 वर्ष से, मैं तकरीबन 48 वर्ष पूर्व बिहार विधानसभा का सदस्य हुआ था। मैं 7 बार बिहार विधानसभा का सदस्य रहा, बिहार में 4 बार मंत्री रहा, भारत सरकार का मंत्री बना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में हुआ। और सब दिन हमारे बड़े भाई साहब जीवित थे, स्वर्गीय पासवान जी, लेकिन सब दिन हम संगठनकर्ता के रूप में रहे। पूरी पार्टी, पूरा बिहार हमारे बारे में जानता है कि हम 3 भाई थे, तीनों भाई में राम लक्ष्मण भरत का रिश्ता था और हम तीनों भाई एकजुट थे और पार्टी वही चलाता था। आज भी हम संगठनकर्ता हैं। इतनी विपरीत परिस्थिति होने के बाद भी हमारा गठबंधन, हमारा दल जो है, बिहार में 38 जिला है, 38 जिला में से 36 जिला का अध्यक्ष मेरे साथ है। तो और हमारी पार्टी के साथ साथ एक दलित सेना का संगठन है जी, जो दलित सेना सामाजिक संगठन, पे सुन लीजिए, दलित सेना एक सामाजिक संगठन है जी, और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मैं हूँ। दलितों पर पूरे देश में जहाँ कहीं भी अत्याचार होता है तो हमारा दलित सेना उस पर हम लोग जाते हैं, उस पर पशुपति पारस जी, हम अपनी बात को रखते हैं। इस बार जो लड़ाई है वो अहम लड़ाई है। जो आपके साथ हुआ, आप कह रहे हैं नाइंसाफी हुई, तो लड़ाई इस बार जो है वो चिराग पासवान के खिलाफ है, क्योंकि ना सिर्फ आपकी पार्टी में फूट पड़ी है, घर में भी फूट पड़ी है। तो क्या चिराग पासवान के खिलाफ की लड़ाई है या एनडीए पूरा, प्रधानमंत्री मोदी हो या बीजेपी हो, सबके खिलाफ आपकी लड़ाई है? अब देखिए, जब दो विपरीत धारा है, एक तरफ एनडीए गठबंधन है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है, तो निश्चित रूप से जब एनडीए गठबंधन से हम अपना नाता तोड़े हैं तो एनडीए गठबंधन के खिलाफ जो उम्मीदवार होगा उसके खिलाफ हम जाएंगे। उसके खिलाफ उसको, वो लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बने, मेंबर ऑफ हाउस का मेंबर नहीं बने, उसके लिए हमारी पार्टी और हम खुद कड़ी से कड़ी मेहनत करेंगे और जिस गठबंधन में रहेंगे उस गठबंधन के उम्मीदवार को ईमानदारी पूर्वक जिताएंगे। और देखिए, बिहार की जनता, मैं 22 जिला में गया था, बिहार की जनता बदलाव चाहती है, ये सत्ता परिवर्तन चाहती है बिहार की जनता। 20 वर्ष हो गया बिहार में एक व्यक्ति और डबल इंजन की सरकार है, और बिहार में जो विकास होना चाहिए, खास करके शिक्षा का विकास होना चाहिए, वो नहीं हुआ। बिहार में किसी तरह का कल कारखाना नहीं लगा। आए दिन बिहार में दलितों पर अत्याचार हो रहा है। आप भी उनके साथ रहे हैं, तो अगर बिहार में ये स्थिति है तो लोग तो आपको भी जिम्मेदार ठहराएंगे। नहीं, मैं 20 वर्ष में कहा मैं उनके साथ में रहा। बिहार में जो सरकारें हैं, मैं उनके साथ तो नहीं था। मैं उनके साथ मात्र 2 बरस था पशुपालन मंत्री के रूप में। उसके बाद तो कभी तो पाला बदलते रहे, कभी एनडीए में रहे, कभी महागठबंधन गए, कभी एनडीए में रहे, कभी महागठबंधन में गए, कभी जीतन राम मांझी जी बिहार के मुख्यमंत्री बनाए गए। तो मैं उनके साथ नहीं था। कुछ क्षण के लिए, कुछ महीनों के लिए मैं वहाँ गया था। लेकिन एक बात जान लीजिए, बिहार की जनता है और जनता सर्वोपरि है और फैसला जनता के हाथ में है। हमारा गठबंधन जो है बिहार की जनता के साथ है, ठीक है। और निश्चित रूप से हमको पूरा विश्वास है मेरा अंत कि में, हमारी पार्टी जिस गठबंधन में हम जाएंगे उसकी सरकार बनेगी। ठीक है, अंत में मैं आपसे, क्योंकि रामविलास पासवान जी को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था कि उनको पता चल जाता था कहाँ सरकार बनने वाली है और अक्सर वो उस पाले में खड़े दिखाई पड़ते थे, लेकिन मैं आपसे अंत में ये सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या मन से आ गए हैं महागठबंधन में? ऐसा तो नहीं कि अगर जगह मिली दोबारा एनडीए में चुनाव के बाद तो पाला बदल लेंगे? नहीं, देखिए भाई साहब, आप उसको पहचाने नहीं हैं। हम लोग जिस कम्युनिटी से आते हैं, हम लोग वफादार और ईमानदार माने जाते हैं। हम लोगों ने आज तक कोई ऐसा गलत काम नहीं किया। मैं आपको बता दूं, 48 वर्ष पूर्व 77 से मैं बिहार विधानसभा का सदस्य रहा, 4 बार बिहार सरकार में मंत्री रहा, भारत सरकार का मंत्री रहा। आज तक इस सफ़ेद कपड़ा पर कभी वो मैंने दाग लगने नहीं दिया है। और बिहार में चाहे जिस गठबंधन के बड़े नेता हों, आप किसी से भी पूछ लीजिए जी, इवन कांग्रेस के नेता से पूछिए, आरजेडी के नेता से पूछिए, कम्युनिस्ट से पूछिए, भाजपा से पूछिए, जदयू से पूछिए, सभी लोग कहेगा कि पारस जी के साथ में एनडीए ने अन्याय किया। तेजस्वी यादव आपको मंजूर है मुख्यमंत्री पद के चेहरे, मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर तेजस्वी यादव आपको मंजूर है महागठबंधन के नेता के तौर पे? जब हम उस गठबंधन में जाएंगे तो निश्चित रूप से अब हम चाहेंगे कि उस गठबंधन के जो मुखिया हैं वो बिहार के मुख्यमंत्री बने, इसमें कतई दो राय नहीं है।
बहुत बहुत शुक्रिया पशुपति पारस साहब हमसे बात करने के लिए। एनडीए से नाता तोड़ लिया है, महागठबंधन में अब आपकी क्या स्थिति होगी, कितनी आपको सीटें मिलेंगी, ये भी आगे आपसे चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ हमारे जो गेस्ट जुड़े हुए हैं उनसे भी जरा एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, राजकुमार पासवान साहब। राजकुमार पासवान साहब, आपके आने से पहले जो चर्चा चल रही थी वो इस बात पे चल रही थी कि इस बार कांग्रेस ने अपनी जितनी ताकत जमीन पर लगाई है, तो वो ताकत जमीन पर किसको दिखाने के लिए, प्रदर्शन किसके लिए है, अपने गठबंधन के लिए या फिर एनडीए के लिए? और यह भी कि अभी तक क्या कांग्रेस को तेजस्वी यादव मंजूर हैं मुख्यमंत्री पद के चेहरे के लिए? देखिए, आपके दो सवाल हो गए। पहला सवाल तो कांग्रेस से जो जमीन पे काम कर रही है वो किसके लिए कर रही है। आपको बता देना चाहता हूं कि देश में जो फांसीवादी सरकारें हैं उन सरकारों के खिलाफ हमारी तैयारी है और एनडीए के खिलाफ है और इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है। आपको बता देना चाहता हूं, जिस तरह से राहुल गांधी जी 4000 किलोमीटर चल करके और नरेंद्र मोदी की सरकार, एनडीए की सरकार को बैसाखी पिलाने का काम किया है, उसी तरह से बिहार एनडीए को हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ये और आपको बता दूं कि बिहार में जो जिस तरह से बेरोजगारी का आलम है, पलायन का आलम है। तेजस्वी जी मंजूर है सर मुख्यमंत्री पद पे लिए? सर पहले सुन तो लो सर। आप सुना रहे हैं तो मैंने कहा एक सवाल जो मैंने दूसरा पूछा था उस पर आप पहुंचे नहीं। उन पे तेजस्वी जी पे भी आ रहा हूँ। क्यों आप घबरा रहे, इतनी जल्दी बेचैनी क्यों है आप? क्यों समय, क्योंकि सर टीवी पे इतना ही होता है ना, एक और गेस्ट जुड़ गए थे तो सवाल का जवाब दे देंगे तो आप पे भी मेहरबानी होगी, हमारे दर्शकों पे भी मेहरबानी होगी। सर कांग्रेस का पैनलिस्ट हूँ, अगर मुझे बोलने देना चाहते हैं, समय मेरे लिए पर्याप्त है तो ठीक है, नहीं तो मैं क्यूट कर जाता हूँ। आपकी मर्जी है सर। मर्जी नहीं, आपने आपकी मर्जी है सर। मैंने बुलाया आपसे सवाल पूछने के लिए, मैंने 2 सवाल पूछे, उसका मैंने कहा कि दूसरे का भी जवाब दे दीजिए, हमारे पे बड़ी मेहरबानी होगी। जब एनडीए के खिलाफ मैं इतना बोलता हूं तो क्यों बौखला जाते हैं आप? तो सुना कीजिए, गंभीरता से सुनिए, अच्छा ये देश तक मैसेज जाने दीजिए। तो बिहार में जो बेरोजगारी का आलम है, पलायन का आलम है, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, ये करप्शन का है, ये दलितों की हत्याएं हो रही है, दलित बेटियों के रेप करके ये हत्या कर दिया, संविधान तार-तार किया जा रहा है, दलित महादलित में जो बांटा गया, ये रोस्टर फॉलो नहीं किए जाते, वैकेंसी पासवान साहब ये बताइए, क्योंकि समय मेरे पास बिल्कुल नहीं है। अब आता हूं मैं तेजस्वी यादव जी पे आता हूं मैं। सुन लीजिए, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे, उस सब लोग बैठ करके हम लोग बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। बात की सिलसिला शुरू हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेके चलने की बात करती है और गठबंधन धर्म को ईमानदारी से निभाया। ठीक है, चलिए समय बिल्कुल खत्म है। जैसे आप बता रहे थे कि थोड़ा सुन लीजिए और समझ लीजिए, जनता ने भी पिछली बार कांग्रेस को काफी सुना और समझा, 70 में से 19 सीट दी थी। इस बार तेजस्वी यादव उम्मीद करेंगे कि परफॉर्मेंस आपकी पिछली बार से बढ़िया होगी, कम से कम तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी को बल मिलेगा इस बार शायद सरकार बनाने में। पर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया है, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं, बन रही है हमारे साथ। आप लोग यही कांग्रेस वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पूछताछ कर रहा है। ये पूछताछ उनसे गुरुग्राम में लैंड डील मामले में की जा रही है। आज इस मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दूसरे समन पर रॉबर्ट वाड्रा पैदल ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर पहुंचे। उन्होंने 8 अप्रैल को तलब किया गया था, लेकिन वो इस पूछताछ में शामिल नहीं हो सके। लंच ब्रेक के बाद उनसे दोबारा पूछताछ हो रही है। रॉबर्ट वाड्रा ने पूरे मामले पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि केंद्र एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल उनके खिलाफ कर रहा है। लोगों के हित में बोलता हूँ, जब भी मैं माइनॉरिटीज के लिए बोलता हूँ, जब भी मैं जो सरकार चल रही है उनकी नाकामियों में बोलूंगा, मैं सोच भी रहा हूँ राजनीति में आने के लिए, तो ये लोग दुरुपयोग करेंगे, एजेंसियों का इस्तेमाल करेंगे। केस में कुछ है ही नहीं यार, 20 साल थोड़ी ना लगेंगे कुछ जुड़ने के लिए। 15 बारी गया हूँ, 10 बारी बैठा हूँ और 10 घंटे बैठा हूँ और 23,000 डॉक्यूमेंट दिए हैं। फिर से एक हफ्ते में बोलते हैं सारे 23,000 डॉक्यूमेंट दोबारा दो, ऐसे थोड़ा ना चलता है यार। देखिए, ये नॉर्मल न्यायिक प्रोसीजर है। रॉबर्ट वाड्रा पे पहले से केसेस चल रहे हैं, उसमें ईडी पूछताछ कर रही है, तो उसको कुछ इसमें राजनीतिक एंगल तो जोड़ने की जरूरत नहीं है। हम तो चाहते हैं कि ईडी जल्दी से चार्जशीट करके केस फाइनल करे।
तो किस बात की दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई हुई? हरियाणा में जमीन आपने ली, राजस्थान में जमीन आपने ली, लैंड यूज आपने बदलवाया, सरकार आपकी थी, 50 लाख की जमीन 50 करोड़ में आप बेच देते हैं। कांग्रेस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के वाइस चांसलर आप थे। सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे तो किससे पूछे जाएंगे? सहयोगी विकास भदौरिया ने बीजेपी नेता आरपी सिंह से भी बातचीत की। ने नोटिस दिया, रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ के लिए बुला लिया। रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि आपकी इतने लंबे समय से सरकार है, 2018 में मुकदमा कायम हुआ है, स्टेट में भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, 20 साल लगेंगे क्या किसी मामले की जड़ तक जाने में? ये कोई चोरी का, रॉबरी का मामला नहीं है। मतलब ये नहीं कि किसी ने जाकर घर का ताला तोड़कर चोरी कर ली और पकड़कर उसके वीडियो आ गए, ऐसा नहीं है। ये ब्लू कॉलर क्राइम है। आपने ज़मीन ली, आपने ज़मीन में जिससे फंडिंग कराई, उसी को वापस ज़मीन 4 गुना 5 गुना भाव में बेच दी। और उसमें जो लोग, जिन लोगों ने ज़मीन आपको अलॉट की, जिसमें लैंड यूज़ चेंज हुआ, वो ज़रा जानकारी इकट्ठा करते करते समय लगता है। उसमें के उस समय के अधिकारी भी रहे, उस समय के पॉलिटिशियन भी रहे, हुड्डा साहब की जांच भी हो रही है, उनको भी बुलाया गया। तो ये एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है। ये इतना आसान नहीं है कि आज पकड़ा और कल पेश कर दिया, क्योंकि जब कोर्ट में जाएगा तो तथ्यों के साथ जाएगा। लेकिन इसमें गड़बड़ कहाँ है? आप भी ज़मीन खरीद सकते हैं, उसका लैंड यूज चेंज करा सकते हैं, लैंड यूज चेंज होने के बाद दाम बढ़ जाते हैं तो ज़्यादा दाम पे बेचता भी है इंसान। जी, पर अगर मैंने ज़मीन ली और मेरी ज़मीन का जो जिसने फाइनेंस की मेरे को ज़मीन, मैं बाद में उसी को ज़मीन बेच रहा हूँ, जिसका मतलब मैं अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और पॉलिटिकल क्लाउड यूज़ कर ज़मीन ले रहा हूँ ना। इशू तो ये है कि क्या अपना पॉलिटिकल क्लाउड यूज़ कर ज़मीन ली और अपना पॉलिटिकल क्लाउड यूज़ कर उसका लैंड यूज़ चेंज किया। ये है सारी बात। क्योंकि तो इतना लंबा वक्त क्यों लग रहा है? नहीं, उसमें क्योंकि कई सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, लैंड यूज़ चेंज करने में अधिकारी लोग इन्वॉल्व हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री का मामला है और वहाँ पे और लोग जो कंसर्न मंत्री, उनका मामला है। ये नहीं है कि आपने बताया ना कोई चोरी करी और चोर को पकड़ लिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि ब्लू कॉलर जो क्राइम है उसमें कई सारी तकनीकी कांग्रेस ये कहती रहती है कि हमेशा ऐसा होता है कि जब चुनाव आने वाले होते हैं, राजनीतिक फायदा लेना होता है, कांग्रेस को बदनाम करना होता है, तो एजेंसियां एक्टिव हो जाती हैं। अभी कौन से चुनाव है जिसके कारण से एजेंसियां एक्टिव हो रही हैं? बिहार का चुनाव आने वाला है। बिहार का चुनाव रॉबर्ट वाड्रा से क्या लेना देना जी? पर जो मूल बात है वो ये है कि रॉबर्ट वाड्रा भाग क्यों रहे हैं जी? वो अगर 4 बार बुलाया तो 5वीं बार फिर चले जाए, अपनी जानकारी दे दें। और वो जब तक सरकार या ईडी जब तक पुख्ता नहीं करेगी सब बातों को, तब तक वो कोर्ट में पेश नहीं करेगी। ये बहुत इसमें कोई बड़ा पेश नहीं है। ये तो सीधी बात है कि क्योंकि ये मामला पैसे का है, ये मामला घोटाले का है, ये मामला है कि आपने सरकार का लाभ लिया, क्योंकि आप सरकार में थे इसलिए आपको वह लाभ मिला। मेरे को क्यों नहीं कोई ऐसे ज़मीन में फंडिंग कर देता जी? सरकार मेरी है, वहाँ पर फंड कराकर मैं उसी को लैंड यूज चेंज कराकर उसी को वापस बेच दूंगा, ऐसा तो नहीं होता ना। ये तो हुआ यही है कि मतलब मुझे फंडिंग करा ली पहले मैंने ज़मीन की। लेकिन 2 कंपनियों की, 2 व्यक्तियों की अगर आपसी समझ है तो उसमें आप कौन है खामखा? हाँ, व्यक्तियों की समझ है, बिल्कुल ठीक कहा। वो व्यक्ति क्या निजी लाभ के लिए कर रहे हैं या वह व्यक्ति पॉलिटिकल क्लाउड यूज कर रहे हैं? अगर कानून तोड़कर, अगर जो कानून था उसका, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा तो किसी राजनीतिक पद पर भी नहीं है। नहीं, परंतु वो शाही परिवार से तो आते हैं ना। सारा खेल तो शाही परिवार का, दामाद साहब है वो सरकार चलाते थे जी। तो इसलिए प्रश्न है उनके ऊपर, क्योंकि नहीं तो लैंड यूज कैसे इतनी जल्दी चेंज हो गया? हफ्ते भर में लैंड यूज चेंज हो गया। उसके तुरंत बाद वह ज़मीन बेच दी भी गई। 7.5 करोड़ में ज़मीन ली गई, जो कि उसी व्यक्ति ने फंड की जिसने बाद में ज़मीन 58 करोड़ में खरीद ली। तो वो सीधा ही ले लेता। अगर इतना ही था तो जिसने ज़मीन के लिए पैसे दिए थे वह सीधा ले लेता। इनकी क्या जरूरत थी? तो इनको लाभ देने के लिए सारा प्रोसेस हो रहा था ना। वो जो 7.5 करोड़ को 58 करोड़ में कन्वर्ट किया गया, उनको लाभ, इनकी कंपनी को लाभ देने के लिए हो रहा था। तो सारे बात तो यही है कि इससे ये साफ भ्रष्टाचार का मामला है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं भ्रष्टाचार का मामला है। तो अब लगभग 8 साल होने वाले हैं। कानून अपना काम करेगा, अच्छी बात है कानून काम करे, लेकिन कितने लंबे समय तक करेगा भाई? सज्जन कुमार को कोर्ट से सजा होते होते 40 साल लगे हमें लड़ाई लड़ते लड़ते कोर्ट में। 40 साल, तब जाकर सज्जन कुमार को एक केस में, फिर दूसरे केस में, टाइटलर को तो अभी भी नहीं हुआ मामला। तो ये कानूनी पेच हैं, ये कानूनी कार्रवाइयाँ हैं। ये आप मुझसे पूछिएगा, कोर्ट से प्रश्न करें कि इतना समय क्यों लगाते हैं वो।
सुजाता पॉल प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं इस पूरी खबर पर। सुजाता जी, बीजेपी कह रही है देखिए ड्यू प्रोसेस फॉलो हो रहा है, अब अगर उनको 10 बार बुलाएंगे 20 बार बुलाएंगे जाना तो पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद ही जब सारे उनके जांच हो जाएगी उसके बाद ही कोर्ट के अंदर ईडी कुछ अपनी बात कह सकती है। बिना जांच करे कैसे उन्हें क्लीन चिट दे दे? अंकित जी देखिए, इसमें तो बिल्कुल साफ है कि कैसे राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और मतलब इसमें मैं खामखा के तौर पर उतर रही है, क्योंकि ये राजनीतिक तरीके से आप कांग्रेस पार्टी के ऊपर प्रहार करना चाहते हैं, इसलिए परेशान करने की एक कोशिश मात्र है। मगर जहां तक रॉबर्ट वाड्रा जी की बात है, तो इस वाले मैटर में जो समन्स इशू हुए हैं वो तो 2018 के केस के बारे में है, और उसमें जो कमर्शियल ट्रांजैक्शंस हुए थे ये उसके बारे में है जो 2008 में हुए थे, यानी कि 17 साल पहले। तो अगर हम पूरा मैटर देखते हैं, मतलब आपको मैंने पूरा टाइमलाइन बता दिया कि कब का है, तो अब बताइए कि अब तक ईडी के किसी भी मैटर में रॉबर्ट वाड्रा जी को 2019 के बाद कोई समन्स नहीं आए। तो ऐसा क्यों हुआ कि अब आए, जबकि उन्होंने उस समय भी 30,000 पेजों का जो जवाब है वो ईडी के समक्ष प्रस्तुत किया था। और यहाँ पर अगर ईडी ने कोई कार्रवाई उसके बाद नहीं करी है तो ये तो साफ है कि उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। लेकिन नहीं, पर ये तो ईडी कह सकती है जांच कर रहे हैं और एंगल्स भी देख रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले हुड्डा साहब को भी उन्होंने समन किया था, तो अगर उन्हें कुछ नया मिलेगा तो रॉबर्ट वाड्रा साहब को बुला लिया होगा। क्यों कांग्रेस इतना बौखला जाती है? बीजेपी आरोप लगा रही है देखिए रॉबर्ट वाड्रा है, तो कांग्रेस पार्टी उतर आती है उनके डिफेंस में, बौखला जाती है कांग्रेस पार्टी। नहीं तो भाजपा क्यों उतर के आ रही है उनको अटैक करने के लिए? अभी तो आरपी सिंह जी ने कहा है कि भाई वो राज परिवार के, उनको लगता है कि उनको टारगेट करने से कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को वो परेशान कर सकते हैं। रॉबर्ट वाड्रा जी हर बार प्रस्तुत हुए हैं ईडी के समक्ष, अब भी प्रस्तुत हो रहे हैं और आगे भी होंगे। हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये बात तो साफ है ना कि अगर इतने समय तक इसको रखा हुआ इन्होंने, और ये भाजपा का तरीका है, सबके ऊपर केस करके उनको रखे रहेंगे कोल्ड स्टोरेज में। पर सुजाता जी, क्यों आपको लगता है कि जैसे आपने खुद कहा 2019 से ईडी ने बुलाया नहीं, तो अभी अगर बुला लिया है तो क्यों आपको लगता है कि इसके पीछे कोई साजिश है? क्या ऐसी टाइमिंग है और रॉबर्ट वाड्रा जी को बुलाने से क्या राजनीतिक फायदा बीजेपी को हो जाएगा? देखिए, जब से प्रियंका गांधी जी सांसद बनी है उन्होंने बड़े कठिन सवाल पूछे हैं संसद में, बाहर, इस सरकार से, और सरकार बड़ी असहज हो जाती है। तो ये तो साफ है ना कि इन केसेस को इसीलिए लटका के रखा गया। वरना बता दीजिए कि इस केस को अब तक क्यों नहीं पूरी तरह से इसके लॉजिकल कंक्लूजन पे ईडी लेके आई है? यानी कि ये सोची समझी रणनीति के तहत भाजपा ने किया है और इसको लटका के रखा। अब क्योंकि पता है कि अब चुनावों का समय आ गया, अब मुझे बताइए ना कि अगर मैडम कौन से चुनाव का? हरियाणा के चुनाव में तो रॉबर्ट वाड्रा जी को बुलाया नहीं, जहां के पे ये पूरा मामला गुड़गांव की बात हो रही है, वो चुनाव भी हो गया, बीच कांग्रेस वो चुनाव हार गई, उसमें रॉबर्ट वाड्रा पे तो ईडी पे। अब कौन से चुनाव? बिहार चुनाव में रॉबर्ट वाड्रा को अगर पूछ लेंगे सवाल तो उससे क्या फायदा मिल जाएगा बीजेपी को? अगर आप देखें तो प्रियंका जी का जो रोल है वो अब दूसरे तरीके से जब से वो सांसद बनी है। और बिहार के चुनाव में आप जानते हैं कि जेपी नड्डा जी पहले ही ऐलान कर चुके थे छोटी पार्टियों को खत्म करना है, तो जेडीयू को खत्म करके वो खुद आगे आना चाहती है। और कांग्रेस पार्टी इस वक्त आप जानते हैं कि हमारी यात्रा वहां पे बहुत सफल हुई है और हम वहां पर एक मजबूत स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। हम अपने संगठन को तैयार कर रहे हैं और पूरे देश में तैयार कर रहे हैं। तो आप ये कह रही हैं कि प्रियंका गांधी निशाना है, रॉबर्ट वाड्रा बहाना है? बिल्कुल बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल यू हिट द नेल ऑन इट्स हेड। रॉबर्ट वाड्रा जी तो केवल बहाना है, प्रियंका गांधी जी को उन्होंने बनाया निशाना है। चलिए सुजाता जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए ड्यू प्रोसेस की जहां तक बात है, सवाल तो उठेंगे क्योंकि इतने समय से ये पूरी प्रोसेस चल रही है, लेकिन एक दूसरी बात ये भी उठती है कि अगर एजेंसीज को अगर कोई सवाल पूछना हो और अगर उस पर उनसे पूछताछ करनी हो तो अगर वो उनको बुलाएंगी तो फिर उस पर इतना ज़्यादा राजनीतिक हो हल्ला होने का क्या मतलब है? ये भी जनता के ऊपर छोड़ देते हैं। हमारे सहयोगी चलिए राजीव हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। एक बार फिर से सर आपको बता दें कि मामला ये पूरा क्या है। ये गुड़गांव में ज़मीन जो खरीदी थी रॉबर्ट वाड्रा ने 2008 के कुछ ट्रांजैक्शंस हैं उसको लेकर ये पूरा मामला है, जिसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आरोप इन पर लगाया है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, यानी कि कम कीमत में ज़मीन खरीदी गई, उसका लैंड यूज चेंज कर दिया गया और फिर बहुत बड़ी कीमत पर इस को बेच दिया गया।
उसको लेकर सवाल जवाब पूछताछ जारी है। इस पूरे मामले में सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा ही नहीं, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, उस समय कांग्रेस की सरकार जब हुआ करती थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनको से भी सवाल जवाब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर चुकी है। और इस वक्त दूसरे समन में रॉबर्ट वाड्रा अब पेश हुए। पहले उन्हें बुलाया गया था, 8 तारीख को बुलाया गया था, वो नहीं पहुंचे और अब वो आज पहुंचे हैं और एक बार फिर से उन्होंने यही बात कही है कि देखिए, ये राजनीति से प्रेरित है, मुझे परेशान किया जा रहा है, 20 साल हो गए हैं इस पूरे मामले को, अब तक इसका कोई लॉजिकल कंक्लूजन क्यों नहीं निकला है, ऐसा कांग्रेस और रॉबर्ट वाड्रा का आरोप है। रॉबर्ट वाड्रा ने इस पर क्या कहा, आपको वो भी सुना देते हैं। लोगों के हित में बोलता हूँ, जब भी मैं माइनॉरिटीज के लिए बोलता हूँ, जब भी मैं जो सरकार चल रही है उनकी नाकामियों में बोलूंगा, मैं सोच भी रहा हूँ राजनीति में आने के लिए, तो ये लोग दुरुपयोग करेंगे, एजेंसियों का इस्तेमाल करेंगे। केस में कुछ है ही नहीं यार, 20 साल थोड़ी ना लगेंगे कुछ जुड़ने के लिए। 15 बारी गया हूँ, 10 बारी बैठा हूँ और 10 घंटे बैठा हूँ और 23,000 डॉक्यूमेंट दिए हैं। फिर से एक हफ्ते में बोलते हैं सारे 23,000 डॉक्यूमेंट दोबारा दो, ऐसे थोड़ा ना चलता है यार। हमारे सहयोगी राजीव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, कांग्रेस को इसमें राजनीति नजर आ रही है, कह रहे हैं कि देखिए रॉबर्ट वाड्रा तो बहाना है, निशाना प्रियंका गांधी हैं इस पूरे मामले पर। क्या इस वक्त हो रहा है और क्या मुश्किलें बढ़ने वाली हैं रॉबर्ट वाड्रा की? बिल्कुल बढ़ने वाली है। फिलहाल हम प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर के बाहर खड़े हैं और यहीं पर करीब 4 घंटे से ज़्यादा हो गए रॉबर्ट वाड्रा से बाकायदा पूछताछ हो रही है। और इस मामले को रॉबर्ट वाड्रा किस राजनीतिक रंग दे रहे हैं, इसका आप अंदाजा इसी बात से लगाइए कि गुरुग्राम की जिस जमीन को लेकर पहले 8 अप्रैल को नोटिस दिया जाता है, उस समय रॉबर्ट वाड्रा नहीं आते, संबंध दिया जाता है। फिर आज जब संबंध दिया जाता है तो आते हैं, लेकिन यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जो उनका घर होता है, वहाँ बाकायदा वहाँ से पैदल चल के आते हैं, अपने समर्थकों के साथ आते हैं और यहीं पर अंदर दाखिल होते हैं और साफ तौर पर ये कहते हैं कि चूंकि राहुल गांधी का नाम लेते हैं, प्रियंका गांधी के नाम लेते हैं, राहुल गांधी के बारे में कहते हैं कि जिस तरह से वो अल्पसंख्यकों की बात उठाते हैं, मैं भी उसी तरह की बात उठा रहा हूँ और यही वजह है कि राजनीतिक प्रतिशोध के लिए मुझे निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन वो यह और बाकी वो जो ईडी जो दूसरे मामले, चाहे राजस्थान की बात करें, बीकानेर की बात करें, उस मामले को जोड़ देते, लेकिन इस मामले को लेकर जो बात करें, जो 3.5 एकड़ की ज़मीन है वो खरीदते हैं, 7.5 एकड़ में खरीदते हैं और कैसे वो करीब 58 एकड़ हो जाता है, कैसे डीएलएफ को ज़मीन अलॉट किया जाता है, लैंड यूज चेंज किया जाता है। तो कई सारी इस तरह की बातें हैं जो साफ तौर पर लगता है कि ईडी को ये लगता है कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है और इस पर ये उन पर केस चल सकता है। और यही वजह है कि दूसरी बार इस केस में ईडी ने उनको सम्मन भेजा, पहली बार वो हाजिर नहीं हुए और दूसरी बार हाजिर हुए और करीब 4 घंटे से ज़्यादा हो गई है, उनसे बाकायदा पूछताछ चल रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जब रॉबर्ट वाड्रा बाहर आएंगे तो उसके बाद आपको बताएंगे क्या आज पूरी इस पूछताछ में घटा है। लेकिन इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, सीधे आपको वहाँ ले चलते हैं। चलिए आपको बता दें कि राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट को धमकी भरा एक ईमेल आया है। अयोध्या के साइबर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है और अब इसकी जांच की जा रही है कि ये जो धमकी है ये किसने भेजी है और क्यों इस तरीके की बात कही जा रही है। तो एक बार आपको दोबारा बता दें कि राम मंदिर जो अयोध्या में है उसको उड़ाने की, बम से उड़ाने की धमकी मिली है ईमेल द्वारा। राम जन्मभूमि ट्रस्ट को ये ईमेल प्राप्त हुआ है जिसमें मंदिर के खिलाफ इस तरीके की धमकी दी गई है। अयोध्या की साइबर थाने में एफआईआर दर्ज करके मामले की जांच इस वक्त उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है। जानकारी ये भी आ रही है कि इस धमकी को मिलने के बाद एक सर्च ऑपरेशन जो है वो राम मंदिर में चलाया गया है। हमारे सहयोगी रणवीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रणवीर, क्या जानकारी इस धमकी से जुड़ी हुई मिलकर आई है, पुलिस क्या कह रही है? देखिए, अयोध्या में राम मंदिर को लेकर के एक धमकी भरा मेल ट्रस्ट के ऑफिस में आया था और उसको लेकर के एक एफआईआर दर्ज की गई है, सर्च ऑपरेशन चलाया गया है और साथ ही जो सुरक्षा है वो बढ़ाई गई है। राम मंदिर में वैसे भी 3 लेयर की सुरक्षा पहले से है, ड्रोन से सर्विलांस, सीसीटीवी से सर्विलांस होता रहा है। लेकिन आज अगर हम बात करें तो एक के बाद एक अलग अलग जगहों से इस तरह की धमकियों की खबरें आ रही हैं। तो पहले बाराबंकी जिलाधिकारी दफ्तर से खबर आई, फिर चंदौली की खबर आई और अब राम मंदिर को लेकर के जानकारी आई है। हालांकि ये जो धमकी भरा मेल था ये पहले का है। इसको लेकर के एफआईआर ट्रस्ट के अकाउंट्स ऑफिस में काम करने वाले एक शख्स की दर्ज कराई गई है और इसमें साफ कहा गया है कि राम
राम जन्मभूमि ट्रस्ट की मेल आईडी में अयोध्या में एक धमकी दी गई है कि आईडी विस्फोटक के जरिए मंदिर को उड़ा देंगे और इसमें लिखा है कि अगर सुरक्षा बढ़ा सकते हो तो बढ़ा लो। तो इसको लेकर के एक एफआईआर दर्ज की गई है कि जो जहां भी धमकियां आई हैं वहां पर इस तरह से और निरीक्षण किया, वहां सुरक्षा बढ़ा करके देखी गई, जांच किया गया, मेटल डिटेक्टर वगैरह लगा करके। अभी तक से कहीं कोई ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि कुछ आपत्तिजनक मिला हो, लेकिन बावजूद उसके इस तरह के जो थ्रेट मेल्स होते हैं इनको हल्के में नहीं लिया जाता, इसीलिए जो सुरक्षा है वो और ज्यादा बढ़ाई जा रही है, निगरानी भी बढ़ाई जा रही है और साइबर सेल ये भी पता करने की कोशिश कर रहा है कि ये कौन लोग हैं जो इस तरह की धमकी भरे मेल भेज रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर, इस वक्त हमारे साथ इस पूरी खबर के साथ जुड़ने के लिए। बिहार से एक घटना इस वक्त सामने आई है। पटना में पुणे के एक व्यवसायी की हत्या की खबर सामने आई है। 55 वर्षीय व्यवसायी की गला घोंटकर हत्या कर दी गई है। मारे गए व्यवसायी का नाम लक्ष्मण साधु शिंदे है। सस्ती मशीनरी और उपकरण खरीदने के लिए पटना आए थे। आरोपी ने ईमेल के जरिए सस्ती मशीनरी का ऑफर दिया था। पुणे में परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। उसके बाद कल पटना में इस व्यवसायी का शव मिला है। तो सनसनीखेज घटना ये सामने आई है, जिसको इस वक्त पुलिस जो है वो जांच में जुटी हुई है। कहा जा रहा है कि ईमेल लिखकर इस व्यवसायी को 55 वर्षीय व्यवसायी को पटना बुलाया गया था और पटना बुलाने के बाद इसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई। अब पुलिस इस बात को पता करने की कोशिश कर रही है कि क्यों इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि पटना में, बिहार के पटना में पुणे के एक व्यवसायी की हत्या का मामला सामने आया है। 55 वर्षीय व्यवसायी की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। मारे गए व्यक्ति का नाम लक्ष्मण साधु शिंदे है। सस्ती मशीनरी और उपकरण खरीदने के लिए ये पटना पहुंचे थे। आरोपी ने ईमेल के जरिए सस्ती मशीनरी का ऑफर दिया था और उसके बाद ये पटना पहुंचे, फिर गायब हो गए। तो परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई और उसके बाद कल इनका शव पटना में बरामद हुआ। ये साइबर रिलेटेड आप उसको मर्डर कह सकते हैं। घटना सी घटी है कि कुथुड़ का एक बिजनेसमैन है लक्ष्मण साधु शिंदे, नाम एज लगभग 55 ईयर्स। उनकी एक सेंट्रीफ्यूगल कंपनी है यहाँ खेड़ शिवापुर में, वहाँ वो कंपनी रन करते, अच्छे चल रहा है उनकी कंपनी। उसके बाद उनका एक मेल आता है पटना से कि जो कोल माइंस में कुछ मशीन्स और टूल्स लगते हैं, उसकी जो टूल्स और मशीन्स है उसका मतलब हम अच्छी रेट में आपको वो दे सकते हैं। ये मेल इंक्वायरी के बाद उन जो पटना में बैठे लोग थे उनको कॉल किया, उनको ये जेन्युइन लगा। जेन्युइन लगने के बाद वो पटना गए 11 तारीख को। फ्लाइट का डिटेल्स उन्होंने सब उनको शेयर किया। जब वो पटना एयरपोर्ट पर लैंड हुए 11 तारीख को, तो शाम को वो जो आदमी थे उनको ये करने वाले, मेल करने वाले, उनको पिकअप किया गाड़ी में। गाड़ी से लेके फिर नालंदा गया, उस बिहार पटना के आसपास उनको लेके गए। उसके बाद 12 तारीख को जब उनके पिताजी मतलब जहाँ के उनके रिलेटिव जो है कोई ट्रेस नहीं लग रहा था, फ़ोन नहीं लग रहा था, तो उसके बाद हमारी सहयोगी रेवती इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही है। रेवती, क्या परिवार इस पे कह रहा है और इस वक्त पुलिस कार्रवाई क्या कर रही है? जी अंकित, जैसे कि हमको पता है कि साइबर मर्डर ऐसा पहली बार पुणे शहर में हुआ है। पुणे के जो एक उद्योगपति है उनका मृतदेह जो है वो पटना शहर में पाया गया और जबकि 12 तारीख के आसपास उनका फोन नहीं लग रहा था, तो तभी उनके जो परिवार है उन्होंने मिसिंग का जो है कंप्लेंट फाइल किया कोथरूड पुलिस स्टेशन में। और फिर कुछ समय बाद जब उनका फोन का लोकेशन है वो पटना ही बताया गया था, फिर उसके बाद पता चला कि उनका है वो मर्डर किया गया है, गला दबा के उनका मर्डर किया गया, ऐसा इंफॉर्मेशन मिल रही है। और उनको पुणे से पटना बुलाया गया था
इस कारण कि उनको बताया गया था कि उनके जो व्यावसायिक में मतलब उनके जो उद्योग है उसमें जो इस्तेमाल किए गए जो मशीनरीज है वो सस्ते दाम में उनको मिलेंगे। इस वजह से उनको बुलाया गया था पटना। फिर जब 11 तारीख को वो वहां पे पहुंचे, वो जो फ्रॉडस्टर्स है उनको उन्होंने रिसीव किया और फिर 3-4 शहरों में लेके जाने के बाद उनका मर्डर किया। अभी उनके जो परिवार वाले हैं वो आज शाम को पुणे में आएंगे और उसके बाद बाकी के जो डिटेल्स है वो सामने आएंगे। अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया रेवती हमारे साथ इस पूरी घटना पर जुड़ने के लिए।